लड़की बस चाहती थी कि ज्योतिषी उसका भाग्य बताए, लेकिन जैसे ही ज्योतिषी ने उसे देखा, उसने डर के साथ पाया कि लड़की के पैरों पर शव के निशान उगाए थे। ये स्पष्ट रूप से लड़की की आसन्न मृत्यु का संकेत था। हालांकि ज्योतिषी को पता था कि लड़की की जल्द ही मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसने यह बताने का फैसला नहीं किया, क्योंकि लड़की का बॉयफ्रेंड उसका अच्छा दोस्त था और वह इस बात से उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। लीसा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ बातें बता देने से भी अंत बदलना नामुमकिन है। उल्टा उससे उसके सिर पर मुसीबत आ सकती है। कुछ ही समय पहले घरेलू हिंसा झेल रही एक महिला खास तौर पर उससे मिलने आई और बताया कि उसका पति असाधारण रूप से हिंसक और गुस्सैल है। महिला चाहती थी कि लीसा यह पता लगाए कि क्या उसका पति भविष्य में गलती से उसे मार देगा। लीसा ने स्थिति को देखते हुए मदद करने का फैसला किया। टैरो कार्ड से भविष्यवाणी करने के बाद उसने जल्द ही निष्कर्ष निकाला कि उसका पति असुरक्षित और क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन इतना पागल नहीं कि किसी की हत्या कर दे। हालांकि जान का खतरा नहीं था, फिर भी उसने महिला को जल्द से जल्द तलाक लेने की सलाह दी, वरना भविष्य में बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही बात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है, क्योंकि उसी रात जब उसने भविष्यवाणी की, महिला का पति सीधे उसके घर आ गया। उसने लीसा को एक धोखेबाज कहा और आरोप लगाया कि उसने उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फिर उसने लीसा को धमकी दी कि अगर वह आगे से उनके मामलों में दखल देगी तो वह उसके प्यारे बेटे को मार डालेगा। ये सुनकर लीसा डर के मारे कांप उठी और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि बोलने से कैसे मुसीबत आ सकती है। उसे लगा कि अगर अब वह चुप रहेगी तो वह मुसीबत से बच सकती है। लेकिन अगले दिन दोपहर में वही घरेलू हिंसा की शिकार महिला फिर से उसके पास आ गई और उसने चाहा कि लीसा उससे भविष्यवाणी करके बताए कि उसका पति कब घरेलू हिंसा करना बंद करेगा। अभी दोनों की बातचीत ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि महिला का पति गुस्से में घर में घुस आया। बिना कुछ सुने ही लीसा को जमीन पर धक्का दे दिया और उसे झूठी बातों से लोगों को बहकाने वाली बुढ़िया कहकर चिल्लाया। इसके बाद वह अपनी पत्नी को घसीटते हुए ले गया, लेकिन इसी पल से डरावने सपने लीसा के पीछे पड़ गए। उसी रात सोती हुई लीसा का गला एक बड़ी जोड़ी हाथों ने कसकर पकड़ लिया। ठीक जब उसकी जान खतरे में थी, वह अचानक चौंक कर जाग उठी। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। डर के मारे लीसा ने घड़ी देखी। उस समय ठीक रात के 1:28 थे। एक ज्योतिषी होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सपना कुछ बड़ा संकेत देता है, लेकिन वास्तव में क्या, यह उसे अभी पता नहीं था। लेकिन अगले दिन जब वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई और उसने एक चौंकाने वाली खबर दी कि एक हफ्ता पहले जो लड़की भविष्यवाणी करवाने आई थी, वह अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लीसा यह सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि लड़की के पैरों पर मृत्यु के निशान उगाए थे। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लीसा को एहसास हो गया कि उस लड़की के साथ शायद कोई हादसा हो गया है, लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त एंटोन को नहीं बताई। पहले कई बार दूसरों के मामलों में दखल देने के कारण वह पहले ही बहुत सी मुश्किलों में फंस चुकी थी। अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने अब सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। उसे लगा था कि अगर वह अब दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो मुसीबतें भी उससे दूर रहेंगी। लेकिन उसी रात लड़की के पिता और पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आ गए। असल में लड़की 5 दिन पहले ही लापता हो चुकी थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन फिर भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। जब लड़की के पिता को पता चला कि लीसा के पास भविष्य देखने की शक्ति है, तो उन्होंने लीसा से अनुरोध किया कि वह जान के जरिए कुछ सुराग पता लगाए। अपने दोस्त एंथन के सम्मान में लीसा ने मुश्किल से हामी भर दी। इसके बाद लीसा ने खिड़की के पास एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन पुलिस कप्तान यह देखकर उपहास करने लगी। वह इस पुरानी अंधविश्वास की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मजबूर लीसा को भी हिम्मत करके भविष्यवाणी जारी रखनी पड़ी। कार्ड्स लगाने के बाद उसने लड़की के लापता होने के दृश्य को भी साफ देख लिया। चूंकि पास में खड़ा पुलिस प्रमुख लगातार ताने मार रहा था, लीसा अब ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। मजबूरी में उसे यह भविष्यवाणी रोकनी पड़ी। लेकिन उसी रात लीसा ने अचानक भविष्यवाणी के समय का दृश्य सपना में देखा। वह एक सड़क पर चलती है और जल्द ही सफेद फूलों वाली जगह पर पहुंच जाती है। किसे पता था कि जैसे ही उसने वह फूल तोड़ा, फूल तुरंत मुरझा गया। फिर वह लोहे के गेट के पीछे के रास्ते पर चलती है और जल्द ही उसे एक खूनी जंजीर मिलती है। थोड़ी दूर नदी के किनारे एक आदमी वायलिन बजा रहा था। जैसे जैसे वह आदमी तेजी से बजाने लगा, लीसा अचानक चौंक कर जाग गई और पाया कि समय फिर से संयोगवश 1:28 है। ये सभी संकेत कुछ इशारा कर रहे थे। तनाव कम करने के लिए वह तुरंत आंगन में जाती है। जब वह अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है तो उसके हाथ पर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। लीसा उत्सुकता से ऊपर देखती है और डर जाती है जब वह देखती है कि लापता लड़की को जंजीर से पानी में लटकाकर मार दिया गया है। ये लीसा को बहुत डरा देता है। अगली सुबह उसने अपने सपने में देखे सभी दृश्य शेरिफ को विस्तार से बता दिए। लीसा ने अनुमान लगाया कि लापता लड़की के तालाब में मारे जाने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन शेरिफ ने यह सुनकर उसे सिरे से नकार दिया। वह सिर्फ एक अजीब सपने के आधार पर पुलिस को जांच के लिए नहीं भेज सकता। इसके अलावा लीसा द्वारा वर्णित स्थान शहर में बहुत सारे हैं और एक एक करके खोजना सुई को घास के ढेर में खोजने जैसा होगा। यह सुनकर लीसा को अचानक अपने सपने में दिखाई देने वाले वायलिन बजाने वाले आदमी की याद आ गई, तो उसने शेरिफ से पूछा कि वह आदमी कौन है। शेरिफ ने बताया कि वह उसका बचपन का दोस्त है। वह बचपन से ही ईमानदार और सीधा साधा रहा है। वह कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। मजबूर लीसा ने आखिरकार पूछा कि उसके पड़ोस में कौन रहता है। शेरिफ ने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया कि उसका पड़ोसी डॉनी नाम का है। ये सुनकर लीसा हैरान रह जाती है, क्योंकि डॉनी उसके लिए अजनबी नहीं है। वही आदमी है जिसने पहले अपनी पत्नी को पीटा था। जब उन्हें एहसास होता है कि लीसा का सपना बेबुनियाद नहीं है, पुलिस अधिकारी तुरंत संबंधित कर्मियों के साथ डॉनी के घर के तालाब पर पहुंचते हैं। ये जगह बिल्कुल लीसा के सपने जैसी है, यहाँ तक कि वही सफेद फूल भी है। बहुत जल्दी बचाव दल ने तालाब के किनारे जी जान से तलाश शुरू कर दी। कई घंटों की लगातार तलाश के बाद सोच भी नहीं सकते थे कि सच में कुछ मिला। जब वे इसे बाहर निकालते हैं तो पाते हैं कि जंजीर से बंधी लाश वही लड़की है जो कई दिनों से लापता थी। मृतक के पिता ये देखकर तुरंत ही स्वर्ग सिधार गए। आसपास रहने वाले डॉनी को पुलिस मुख्य संदिग्ध मानती है और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है।
फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता है कि लड़की के नाखूनों में सच में डॉनी की त्वचा के ऊतक हैं और इसका मतलब है कि लड़की पर हमला होने से पहले उसने जोरदार विरोध किया था और मौका पाकर उसे खरोंच दिया था। इसी वजह से उसके नाखूनों में उसकी त्वचा के ऊतक मिले। जब अदालत में सुनवाई हुई, गवाह के अनुसार लड़की के गायब होने वाली रात को उसने सच में देखा कि डॉनी और पीड़िता के बीच बहस हुई थी और उनमें शारीरिक झगड़ा भी हुआ था। हालांकि इसी समय बचाव पक्ष के वकील ने महिला के खोजने के तरीके पर सवाल उठाया और पुलिस से पूछा कि उन्होंने किस सुराग के आधार पर उसे खोजा। मजबूरी में शेरिफ को शर्मिंदगी से स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें कई दिनों की खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने पीड़िता के पिता के सुझाव पर भविष्यवक्ता लीसा की मदद ली, जिसकी भविष्य देखने की क्षमता के कारण वे लड़की का शव खोज पाए। लेकिन वकील यह सुनकर हंस पड़ा। उसे भविष्य देखने की शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने कहा कि अगर लीसा इतनी शक्तिशाली है तो वह बता दे कि उसके पीछे कितनी उंगलियां खड़ी हैं। लेकिन यह लीसा के लिए मुश्किल था, क्योंकि वह केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकती थी और जो चीजें सामने घट रही हैं उन्हें वह बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। वकील फिर सवाल उठाता है कि लीसा ने पहले डॉनी की पत्नी के लिए भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा था कि डॉनी जरूर कपटी और धोखेबाज है, लेकिन उसमें किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब क्यों अनुमान लगाया गया कि डॉनी ने हत्या की? यह स्पष्ट रूप से असंगत है। यह सुनकर लीसा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसने यह नहीं कहा था कि डॉनी हत्यारा है। उसने केवल यह अनुमान लगाया था कि शव डॉनी के घर के तालाब में है। क्योंकि इस समय मामला गतिरोध में था, न्यायाधीश को लीसा को जाने के लिए कहना पड़ा। अब डॉनी की बारी थी उस दिन की घटनाओं का वर्णन करने की। उसने स्वीकार किया कि वह और पीड़ित लड़की पुराने परिचित थे और उनके बीच यौन संबंध भी थे। जब उसे पता चला कि लड़की एंटोन से शादी करने वाली है तो डॉनी ने उसे बाहर बुलाया, लेकिन लड़की केवल डॉनी के साथ मजाक कर रही थी और चाहती थी कि वे अच्छे से अलग हो जाएं। हालांकि डॉनी नहीं चाहता था कि लड़की शादी करे। दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन होश में आने के बाद डॉनी ने लड़की को कार से घर छोड़ दिया और उसके बाद उसने लड़की को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील का मानना था कि यह सब डॉनी का एक तरफा बयान है और इसे साबित करने के लिए कोई नहीं है। यह सुनकर डॉनी गुस्से में आ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद न्यायाधीश को अदालत स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही लीसा रात को सोने की तैयारी कर रही थी, उसने अचानक देखा कि गलियारे का फर्श पानी से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि पानी बाथरूम से बह रहा था तो लीसा ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजा खोला। अविश्वसनीय रूप से मृत लड़की बाथटब में बैठी थी और उसके मुंह से बुदबुदाते हुए निकल रहा था कि डॉनी हत्यारा नहीं है। इससे लीसा बहुत डर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, लड़की फिर से गायब थी। इस घटना के बाद लीसा को एहसास हुआ कि हत्यारा कोई और हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए अगले दिन लीसा ने मृतक के प्रेमी एंटोन से मुलाकात की और उसे पिछली रात की सारी बातें बताईं। उसका मानना था कि हत्यारा शायद डॉनी नहीं है, इसलिए वह भविष्यवाणी के माध्यम से और सुराग खोजना चाहती थी। लेकिन एंटोन यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गया। उसने कहा कि उसकी प्रेमिका की मौत हो चुकी है और हत्यारा डॉनी जेल में है और वह चाहता था कि मामला यहीं खत्म हो जाए और लीसा को और जांच न करने की सलाह दी। लेकिन लीसा ने कहा कि वह अभी घर पर अपने भविष्यवाणी के माध्यम से यह पता लगा चुकी है कि हत्यारा डॉनी नहीं बल्कि कोई और है। अब उसे बस मृतक के कपड़ों का एक टुकड़ा चाहिए जिससे वह असली हत्यारे को पकड़ सके। असली अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एंटोन को सहमत होना पड़ा। हत्या के पीछे के असली अपराधी को पकड़ने के लिए भविष्यवक्ता ने आधी रात को घटना स्थल पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह शव के दफन स्थल के करीब पहुंचा, भविष्यवाणी के संकेत और भी स्पष्ट होते गए। अगले ही पल पीड़िता के जीवन के दृश्य उसके सामने आने लगे। उसने देखा कि पीड़ित लड़की डॉनी से बात करने के बाद लड़की का प्रेमी एंटोन वहां आ गया। दरअसल एंटोन को पहले से ही अपनी प्रेमिका के धोखे के बारे में पता था और वह उससे सवाल पूछने आया था। इस स्थिति को देखकर लड़की ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और कहा कि वह एंटोन से प्यार नहीं करती बल्कि केवल उसकी संपत्ति से प्यार करती है। यह सुनकर एंटोन क्रोध से भर गया और उसने लड़की का गला घोंट दिया। और इस समय लड़की की मौत का समय ठीक रात 1:28 था, जो पहले की बातों से मेल खाता है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। सच्चाई जानकर लीसा भी बहुत चौंक गई। अपराधी को सतर्क न करने के लिए लीसा को शांत रहकर झूठ बोलना पड़ा कि अब रात हो चुकी है, वह भविष्यवाणी नहीं कर सकती और उसे कल वापस आने के लिए कहा। लेकिन जब एंटोन ने लीसा की आंखों में झिझक देखी तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। ये सुनकर एंटोन का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और जब लीसा ने खतरे को भांपकर भागने की कोशिश की तो एंटोन ने उसे टॉर्च से मारकर गिरा दिया। इससे लीसा प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गई। जब एंटोन उसे मारने की तैयारी कर रहा था तभी आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और एंटोन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया, जिससे लीसा की जान बच गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने मिलकर बेहोश एंटोन को डिक्की में डाला और जल्दी से अपराधी को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद एंटोन ने आखिरकार हत्या की पूरी प्रक्रिया स्वीकार कर ली। आखिरकार पर्दे के पीछे असली अपराधी एंटोन को भी कानून का फैसला मिलने वाला है। डॉनी को भी अपनी पत्नी के साथ लंबे समय तक घरेलू हिंसा करने के लिए लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।